रिवोल्यूशन इन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सोहन कुमार। जैसे आपको पता है कि हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का बुक लाइन बाय लाइन पढ़ते और समझाते जा रहा हूँ। उसकी आज तीसरी कड़ी है और ये है तीसरी कड़ी का नाम पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। एक होती है घूर्णन और दूसरा होता है परिक्रमण। ठीक है, परिक्रमण यहाँ भी लिखा हुआ है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो होता है वो घूर्णन कहलाता है। मतलब पृथ्वी जो है जब अपने अक्ष पर घूमता है तो उसको हम घूर्णन कहते हैं, और सूर्य के चारों ओर जब वो परिक्रमा करता है तो उसको हम परिक्रमण कहते हैं। आपको इसमें से कोई डाउट नहीं होगा। पृथ्वी का अक्ष जो है वो एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, वह समतल जो कक्ष में के द्वारा बनाया जाता है उसे हम कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश जो है वो प्राप्त करती है। हमने आपको दूसरी कड़ी में समझाया था कि किसी भी जो ग्रह है उसका अपना प्रकाश नहीं होता, वह अपने नजदीकी तारे से प्रकाश को ऑब्जर्व करता है, और सूर्य जो है वो पृथ्वी के नजदीकी तारा है। ठीक है, ये हम दूसरी चैप्टर में जो है सो बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आपने वो भी दूसरी वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जा सकते हैं। फिर भी और इसमें कुछ और सुझाव आपको देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्राप्त करती है, जैसा कि हमने अभी अभी आपको बताया। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, जो चित्र 3.2 में आप देख सकते हैं। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर जो सूर्य है, आप वहां पर एक टॉर्च जला लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आप खड़े हो जाइए और आप अपने हाथ में जो है एक क्रिकेट खेलने वाले बल्ब या किसी भी चीज को आप ले लीजिए जो गोला हो। ठीक है, मैं यहाँ पर गोला का बात कर रहा हूँ, सर्कल का नहीं। ठीक है, तो अब देखिए कि जो टॉर्च है यहाँ पे इसका प्रकाश ऐसे पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो आप देखें कि पीछे वाली भाग में जो है वो अंधेरा छाई रहेगी, जबकि इस वाले भाग में रोशनी आएगी। अगर आप अपने गेंद को जो है अगर थोड़ा थोड़ा सा मूव करेंगे, राउंड में ही आप मूव करेंगे, तो पता चलेगा कि जिस भाग में अभी इस तरफ की भाग में जो रोशनी थी वो ये भाग इस तरफ आ जाएगी और यहाँ पर अंधेरा छा जाएगा, जबकि इसकी विपरीत वाले जो भाग अंधेरा में रहेगा वो इधर आएगी, तो फिर उसमें क्या होगी, रोशनी आ जाएगी। ठीक है, तो सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जो आपके अभी देखा कि मतलब टॉर्च रोशनी वाले जो भाग होंगे वहां पर दिन होगी, बाकी समय में रात होगी। ठीक, जबकि दूसरा भाग सूर्य से दूर रहेगा और वहां रात होगी। तो दिन और रात आप समझ में आ गया कि कैसे होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात में विभाजित करता है उसे हम प्रदीप्ति कहते हैं या प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 2.2 में 3.2 में आपको देख चुके हैं और मैंने समझाया भी आपको। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है, और घूर्णन के समय काल में पृथ्वी को ही हम पृथ्वी दिन कहते हैं। ठीक है, और इसे हम पृथ्वी के दैनिक गति भी कह सकते हैं और कहते भी हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। अब आप सोचिए कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगा, मान लीजिए सूर्य यहाँ पर फिक्स है, यहाँ पर मान लीजिए सूर्य यहाँ पर फिक्स है और अर्थ भी यहाँ पे फिक्स हो गया, वो मूव नहीं किया, तो जो सूर्य के सामने वाले जो पृथ्वी का भाग होगा वहां पर हमेशा दिन होगी, और दिन होगी और सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो वहां पर टेम्परेचर होगी। अब आप देखें कि गर्मी के मौसम में 2 दिन 3 दिन अगर वर्षा मतलब बहुत ज्यादा धूप हो जाती है तो लोगों की अस्त व्यस्त स्थिति हो जाती है। अगर वही स्थिति 365 दिन मान लीजिए एक साल में नहीं रोटेट किया, 365 दिन भी यही रहेगी, तो क्या आप जानते हैं कि यहाँ पे कोई व्यक्ति जीवित रहेगा? नहीं रह पाएगा, बिरला ही कोई कोई जीवित रहेगा, अगर रहेगा भी तो, वरना सबके सब साफ हो जाए मतलब मर जाएंगे। और यहाँ अगर अंधेरा छाई रहेगी तो अंधेरा रहेगी तो फिर यहाँ पे धूप आएगी नहीं, तो यहाँ पे पूरे बर्फ जम जाएंगे ठंड के कारण। तो बर्फ पर भी जीवन सर्वाइव नहीं है। अगर सर्वाइव होता तो अंटार्कटिका पे जाकर लोग रहते, क्योंकि अंटार्कटिका एक महाद्वीप भी है। मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा था आपसे पिछले क्वेश्चन में, आप महाद्वीपों की संख्या बताए कमेंट सेक्शन में, अभी तक तो कोई कमेंट आया ही नहीं है। खैर ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि अंधेरा रहेगा और समय ठंडा पड़ेगा, तो इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, जैसे कि मैंने आपको समझाया भी है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होता है उसे हम परिक्रमण कहते हैं।
पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होता है उसे हम परिक्रमण कहते हैं। और एक वर्ष में लगभग लगभग 365 दिन और साथ में 6 घंटे, ठीक है, वो होती है। हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 दिन होते हैं, लेकिन 365 दिन के साथ साथ 6 घंटे भी होती हैं जो हम नहीं कहते, ठीक है। लेकिन यही 6 घंटे जो हैं वो प्रत्येक 4 साल में जुड़ करके 6 को अगर 4 से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा 24, और एक दिन का कितना समय होता है 24 घंटे। तो यही 6 घंटे एक्स्ट्रा मिल करके प्रत्येक 4 साल में एक लीप ईयर का निर्माण करता है, और इसमें 365 की जगह पर 366 दिन हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। ये मैप आपको समझाया है कि सूर्य जो है वो फिक्स है और पृथ्वी इसके चारों ओर जो है सो राउंड करती है, ठीक है। तो आप देखें कि ये जो है पृथ्वी अपने जो है सो भूमि मैंने टिल है थोड़ा सा, मतलब वो मूव की हुई है, झुकी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि ये जो इस अभी जो है सूर्य का प्रकाश कहाँ पे पड़ रहा है, इसके इस भाग पे पड़ रहा है, ठीक है। अब सूर्य ये अपने तरफ मैंने स्थिति में ये इस तरफ आ गई, तो ये सूर्य का प्रकाश अब इधर न पड़ करके इस वाले भाग पे पड़ रही है, ठीक है। फिर यही अगर इधर मुड़ गई तो इसका भाग इस तरफ सूर्य पड़ रही है, अब रोशनी पड़ रही है, और इधर आ गई तो फिर इस तरफ सूर्य की रोशनी पड़ रही है। अब देख रहे हैं पृथ्वी को जो रोशनी मिलती है वो किस प्रकार से मिलती है, इसीलिए दिन भी रात इसीलिए होती है, ठीक है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर के एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर होती है, और इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह जो है वो 28 के बदले 29 दिन का हो जाता है। ऐसे वर्ष जिनमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। तो लीप वर्ष निकालने का सिंपल तरीका है कि जिस साल में आप हो उस साल को आप 4 से डिवाइड कर दो, अगर वो कट जाए तो लीप ईयर, अगर पूरे पूरे ना कटे तो वो लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, ठीक है। चित्र 3.3 में स्पष्ट रूप से पृथ्वी के दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए आपको दिखाया गया, और मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाया भी है, ठीक है। अब यहाँ पर है कि ध्यान दीजिए पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा पर झुकी हुई है, बिल्कुल आपको मैंने भी समझाया कि वो फिक्स है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं के परिवर्तन जो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ऋतु कितने प्रकार की होती है, ठीक है। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में उष्मा जो है वो अधिक प्राप्त होती है, और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में उष्मा कम प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ जो है वो झुका होता है, ठीक है। तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक चक्कर माने 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती रहती है, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को हम उत्तर अयनांत कहते हैं। आप देखेंगे कि जो इस वाले नॉर्मल हम लोग अपने इधर की बात करें तो आप देखेंगे कि 21 जून के बाद दिन जो है वो छोटा होना शुरू हो जाता है, और 25 दिसंबर के बाद, वैसे बहुत जगह 26-27 भी लिखा रहता है, लेकिन 25 दिसंबर के बाद जो है वो दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव से सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। मैं यहाँ पर मकर रेखा और कर्क रेखा बोलता हूँ तो आप ये मत समझना कि मैंने आपको समझाया नहीं, मैंने आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। पिछली पहली वीडियो में ही मैंने समझा दिया था, तो आई होप कि आप अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि ये कर्क रेखा और मकर रेखा है क्या। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, लंबवत मतलब सीधी पड़ती है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाले ग्रीष्म ऋतु होती हैं। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को हमें दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु के क्रिसमस का पर्व भी मनाया जाता है, ठीक है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवतीय वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात जो है वो बराबर होती हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 21 मार्च और 27 सितंबर को दिन, ठीक है।
पृथ्वी में दिन और रात जो है वो बराबर होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होती रहती है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहीं तक था। तो आई होप कि आप समझ में आ गया होगा बेटर तरीके से। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसमें आप क्वेश्चन दिया गया है जिसका आप आंसर संक्षिप्त में आप लिख करके अपने घर पे ट्राई कर सकते हो। ये है इसका ऑब्जेक्टिव। अगर आप चाहे तो प्लीज़ ऑब्जेक्टिव का आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट सेक्शन का इंतजार करूंगा। आई होप कि इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा ना लगे कि मैंने पहली बार देखा है, क्योंकि हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर डिस्कशन कर मतलब क्वेश्चन दे करके बताएं, और अगर आपका कोई सुझाव है तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।